हेलो स्टूडेंट, मैं ज्ञानेंद्र नाथ वर्मा। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में मैं एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित का छठा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का हम बेस बताएंगे आपको। तो ये आपका एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 की गणित से ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, निर्देशांक ज्यामिति। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए हम देखते हैं इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट हमारा आता है कार्तीय पद्धति। पहला पॉइंट क्या है? कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति होती क्या है? सबसे पहले आप इसको जानिए कि कार्तीय पद्धति है क्या। तो देखिए यहाँ पर कार्तीय पद्धति का मतलब होता है कि किसी तल में किसी बिंदु को निरूपित करने की जो पद्धति अपनाई जाती है उसी को हम कार्तीय पद्धति कहते हैं। किसी बिंदु किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग होता है वही क्या है? कार्तीय पद्धति है। और इस पद्धति में हम किसी तल पर दो रेखा खींचते हैं, दो रेखाएं खींचते हैं, एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। क्षैतिज रेखा का नाम हम x डैश, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम हम y डैश रखते हैं। जहाँ पर ये रेखा काटती है उसे हम उसका नाम हम O रख देते हैं। इस तरह से हम किसी तल पर जब हम दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं तो इसमें जो आपकी x डैश रेखा है, यानी जो रेखा आपकी है x डैश, ये जो रेखा है इसको हम कहते हैं x अक्ष। इस रेखा को क्या कहते हैं? x अक्ष। x डैश रेखा को हम क्या कहते हैं? x अक्ष। और y डैश रेखा को हम कहते हैं y अक्ष। यह दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं, ये दोनों रेखाएं देखिए बिंदु O पर काट रही हैं। इस बिंदु O को हम कहते हैं मूल बिंदु। इसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। बिंदु O को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो यहाँ पर देखिए जो OX है, ये OX ये धनात्मक x अक्ष की धनात्मक दिशा है। OX क्या है? x अक्ष की धनात्मक दिशा है। OX डैश क्या है? x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। यहाँ पर OY क्या है? y अक्ष की धनात्मक दिशा। और OY डैश क्या है? y अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। तो इस तरह से जब हम किसी बिंदु को किसी तल में हम दिखाते हैं, जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? कार्तीय पद्धति कहते हैं। कार्तीय पद्धति में हम तल पर दो रेखा खींचते हैं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा जो हमारी है x डैश, इसी को हम x अक्ष कहते हैं। और जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है y डैश को हम y अक्ष कहते हैं। यह दोनों रेखाएं x और y, x अक्ष और y अक्ष, ये दोनों अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। देखिए दोनों अक्ष बिंदु O पर काट रहे हैं तो बिंदु O क्या होगा? मूल बिंदु कहलाएगा। और OX जो होगी OX अक्ष की धनात्मक दिशा कही जाएगी और OX डैश x अक्ष की ऋणात्मक दिशा होगी। OY y अक्ष की धनात्मक दिशा होगी और OY डैश
वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा होगी। तो यह जो है आपका, यही क्या है, इसी तल में हम बिंदुओं को निरूपित करते हैं, इसी तल पर, और इसी तल पर निरूपित करना ही क्या होता है, कार्तीय पद्धति कहलाता है। अब आप चलिए इसका दूसरा पॉइंट आप देखिए क्या है। दूसरा पॉइंट आता है चतुर्थांश। दूसरा पॉइंट क्या है, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट इसको इंग्लिश में कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब हम किसी तल पर दो रेखा खींचेंगे, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, तो इस ओ एक्स के बाईं तरफ, इस ओ एक्स रेखा के बाईं तरफ क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश होते हैं। तो ये आपका इसके बाईं तरफ, ये आपका प्रथम चतुर्थांश हुआ, फर्स्ट। ये आपका सेकंड चतुर्थांश हुआ, और ये आपका थर्ड चतुर्थांश हुआ, और ये आपका फोर्थ चतुर्थांश हुआ। यानी कहने का मतलब जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, ये क्या करता है, उस तल को चार भागों में विभाजित करता है, और यही चारों भाग क्या कहलाते हैं, चतुर्थांश कहलाते हैं, जिसको हम ओ एक्स के बाईं दिशा से देखते हैं। ओ एक्स के बामावर्त दिशा में जब हम चलते हैं तो पहला चतुर्थांश हमको पहला चतुर्थांश मिलता है, फिर दूसरा चतुर्थांश मिलता है, फिर तीसरा और चौथा चतुर्थांश मिलता है। तो कहने का मतलब जो आपका फर्स्ट चतुर्थांश है, ये क्या है, इसको हम कहेंगे एक्स ओ वाई। पहले चतुर्थांश को क्या कहेंगे, एक्स ओ वाई। दूसरे चतुर्थांश का नाम हम देंगे एक्स डैश ओ वाई। तीसरे चतुर्थांश का नाम एक्स डैश ओ वाई डैश, और चौथे चतुर्थांश का नाम होगा एक्स ओ वाई डैश। तो ये आपके चारों चतुर्थांश हैं, इसी को हम चतुर्थांश कहते हैं। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब किसी तल को चार बराबर भागों में विभाजित करता है तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के वामावर्त दिशा में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश मिलता है। जैसा कि देखिए हमने यहाँ आपको बताया है, और इसका नाम भी बताया है। फर्स्ट चतुर्थांश को हम कैसे दिखाते हैं, एक्स ओ वाई फर्स्ट चतुर्थांश, एक्स डैश ओ वाई सेकंड चतुर्थांश, एक्स डैश ओ वाई डैश थर्ड चतुर्थांश, और एक्स ओ वाई डैश ये फोर्थ चतुर्थांश आपका है। तो इस तरह से ये हमारा चतुर्थांश होता है। फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु का कैसे हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो देखिए, कार्तीय तल में किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखिए, ये हमारा एक्स ओ एक्स डैश है, वाई ओ वाई डैश है। इस कार्तीय तल में हम किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु हमारा यहाँ P है, तो देखिए y अक्ष से इस बिंदु की जो लंबवत दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक y अक्ष से इस बिंदु P की जो लंबवत दूरी होगी, इसको हम यक्ष निर्देशांक कहेंगे, और इसी यक्ष निर्देशांक को हम भुज भी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वही क्या होगी, y अक्ष से उस बिंदु P की लंबवत दूरी जो होगी वो क्या होगी, यक्ष निर्देशांक होगी। हमने देखिए यक्ष निर्देशांक को हमने मान लिया कि यक्ष है, और यक्ष अक्ष से इस बिंदु की जो लंबवत दूरी होगी वो y निर्देशांक होगी। तो कहने का मतलब यक्ष निर्देशांक और y निर्देशांक मिल करके किसी बिंदु का निर्देशांक बताते हैं। इसका मतलब बिंदु P का निर्देशांक क्या हो गया, यक्ष कामा y। यानी कहने का मतलब किसी भी तल में किसी बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं, यक्ष निर्देशांक और y निर्देशांक। यक्ष निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं।
x निर्देशांक को हम भुज कहेंगे और y निर्देशांक को क्या कहेंगे, कोट कहेंगे। x y ये दोनों मिल करके किसी बिंदु का निर्देशांक बताता है। इसका मतलब हुआ कि यह बिंदु y अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी जितनी है वही भुज है, यानी x है, और x अक्ष से इस बिंदु की जो दूरी है वही कोट है, जिसको हम y कहते हैं। तो x इस बिंदु P का निर्देशांक क्या हो गया, x, y हो गया। तो इस तरह से हम कार्तीय तल में किसी बिंदु को का निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं, निर्देशांक को हम बताते हैं। अगला पॉइंट आता है निर्देशांकों की चिन्ह परिपाटी क्या होती है। आइए देखते हैं निर्देशांकों की चिन्ह परिपाटी। देखिए x डैश, y डैश। देखिए आपका ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश है। तो देखिए पहले चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा उसका भुज और कोट दोनों धनात्मक होगा, यानी दोनों क्या होगा, प्लस कामा प्लस। पहले चतुर्थांश में किसी बिंदु का भुज और कोट दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे। इसका मतलब हुआ कि पहले चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा वो देखिए क्या होगा कि यह देखिए OX क्या है, x अक्ष की धनात्मक दिशा है, OY क्या है, y अक्ष की धनात्मक दिशा है। तो कहने का मतलब यह है पहले चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा वह बिंदु धनात्मक दिशा में इसकी दूरी नापी गई है, इसीलिए इसका निर्देशांक क्या है, भुज और कोट दोनों क्या है, धनात्मक है। सेकंड चतुर्थांश में जब आप चलेंगे तो इसका भुज निगेटिव होगा और कोट पॉजिटिव होगा, यानी इस सेकंड चतुर्थांश में हमको माइनस और प्लस यानी भुज निगेटिव और कोट पॉजिटिव मिलेगा। और जब हम थर्ड चतुर्थांश में चलेंगे तो थर्ड चतुर्थांश में भुज और कोट दोनों निगेटिव होंगे, और चतुर्थ चतुर्थांश में जब हम चलते हैं तो यहाँ भुज धनात्मक होगा और कोट ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से हम कहने का मतलब जो निर्देशांक हैं, बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो इसी प्रकार के होंगे। उनकी भुज और कोट की स्थिति प्रथम में भुज और कोट दोनों धनात्मक, सेकंड चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक कोट धनात्मक, तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोट दोनों ऋणात्मक, और चतुर्थ चतुर्थांश में भुज धनात्मक और कोट ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से हमारा जो है ये चिन्ह परिपाटी है निर्देशांकों की। तो हम इसी चिन्ह को देखकर बता सकते हैं कि वह बिंदु जो है किस चतुर्थांश में स्थित होगा। अगर किसी बिंदु का हमको भुज मालूम है और कोट मालूम है तो भुज और कोट के चिन्हों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वह जो है बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। आइए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका हम डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं कि कैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाएगी। हम यहाँ डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं, केवल हम डायरेक्ट आपको फार्मूला बता दे रहे हैं कि अगर किसी तल में दो बिंदु दिया गया है तो उस दोनों बिंदु की दूरी कैसे हम ज्ञात करेंगे। केवल यहाँ हम आपको केवल फार्मूला बता रहे हैं, इसका डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूँ। इसका डेरिवेशन भी होता है, इसका डेरिवेशन से निकाला जाता है कि कैसे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हम डेरिवेशन नहीं दे रहे हैं, केवल आपको हम समझा दे रहे हैं कैसे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, आइए देखते हैं। देखिए मान लीजिए कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है। दो बिंदु हमारे पास दिए हैं, बिंदु ए और बी। बिंदु ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं कि बिंदु ए का निर्देशांक x1 और y1 है, x1 कामा y1 है, और बिंदु बी का निर्देशांक x2 कामा y2 है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी।
ये बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसी सूत्र के माध्यम से हम किसी तल में स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये आपका फार्मूला है। फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट इस निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट हमारा आता है विभाजन सूत्र। अगला पॉइंट क्या है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। दो बिंदुओं को किसी दिए हुए अनुपात कि दो बिंदुओं को किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाले किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किसी दिए हुए अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर कोई बिंदु किसी दिए हुए अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो उस अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम इसका डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, डायरेक्ट आपको फार्मूला हम समझा दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु हैं ए और बी, ए और बी हमारे पास दो बिंदु हैं। बिंदु ए का निर्देशांक हम मान रहे हैं x1 y1 है, बिंदु बी का निर्देशांक x2 कामा y2 है। और मानते हैं कोई बिंदु P है, यह बिंदु P जो है इन रेखाखंड AB को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपाते m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, हम मान रहे हैं बिंदु P का निर्देशांक कैपिटल X होगा। तो बिंदु P का निर्देशांक यानी X निर्देशांक कैसे हम निकालेंगे बिंदु P का, और Y निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपका फार्मूला है, क्या फार्मूला है, कैपिटल X इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक किसी दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक हम इस फार्मूले के माध्यम से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया कि ये दो बिंदु ए और बी हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड ए बी है। बिंदु ए का निर्देशांक x1 कामा y1, बिंदु बी का निर्देशांक x2 कामा y2 है। एक बिंदु P है, यह बिंदु P रेखाखंड AB को m1 अनुपाते m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो बिंदु P का x निर्देशांक निकालने का फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और कैपिटल Y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 होगा। इसी फार्मूले से हम बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसी में ये अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का
निर्देशांक है। अगर कोई बिंदु किसी दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बाह्यतः विभाजित करता है तब हम क्या करते हैं, तो देखिए अगर बाह्यतः विभाजित करता है, बाह्यतः विभाजन यहाँ हम 60 में लिख दे रहे हैं, बाह्यतः विभाजन। अगर यही बिंदु P इस रेखाखंड AB को बाह्यतः विभाजित करता है, मान लीजिए बिंदु A है, यहाँ बिंदु P है, कोई बिंदु B है, कोई बिंदु P यहाँ है, ये इस रेखाखंड AB को बिंदु P पर बाह्यतः विभाजित करता है M1 अनुपात M2 के अनुपात में। अगर इसका निर्देशांक x1 कामा y1 है और इसका निर्देशांक x2 कामा y2 है, तो और हम मानते हैं कि यह बिंदु P का निर्देशांक कैपिटल X और कैपिटल Y है, और यह बिंदु P क्या कर रहा है, इस रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। तो बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक यानी x निर्देशांक निकालने का फार्मूला सेम इसी तरीके का है, M1 x2 माइनस M2 x1 अपान M1 माइनस M2, कैपिटल Y इज इक्वल टू M1 y2 माइनस M2 y1 अपान M1 माइनस M2। केवल देखिए यहाँ पर इस फार्मूले में अंतर क्या है कि अंश और हर के जो चिन्ह थे वही परिवर्तित हो गए। यहाँ पर अंश और हर में क्या था, प्लस चिन्ह लगा था, यहाँ माइनस चिन्ह, केवल अंतर इतना है। तो ये है आपका अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला है, और ये बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालने का फार्मूला है। तो देखिए हम डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं, केवल आपको फार्मूला में बता रहा हूँ। तो चलिए आगे हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। अगला पॉइंट है दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। तो यहाँ देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा। देखिए इसी फार्मूले से निकाला गया, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन वाले फार्मूले से, यानी अंतः विभाजन वाले फार्मूले से निकाला गया है। लेकिन यहाँ हम निकालने का तरीका नहीं बता रहे हैं, केवल आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। देखिए ये दो बिंदु हैं A और B। बिंदु A का निर्देशांक x1 y1, बिंदु B का निर्देशांक x2 कामा y2 है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है, और मध्य बिंदु P का निर्देशांक हम कैपिटल X और कैपिटल Y मान रहे हैं। तो बिंदु P का x निर्देशांक कैपिटल X इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान 2, और कैपिटल Y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। इस तरह से हम किसी दिए हुए बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला पॉइंट आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए हम किसी निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। हम मानते हैं कोई त्रिभुज दिया है, मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC दिया गया है। इस त्रिभुज ABC में बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 है, बिंदु B का निर्देशांक x2 कामा y2 है, बिंदु C का निर्देशांक x3 कामा y3 है। इस त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हम याद करने का तरीका फार्मूले का आपको बता रहे हैं कि आप कैसे फार्मूले को याद करेंगे। देखिए आपको हम दो तरीका बता रहे हैं। पहला तरीका है
आप देखिए 1/2 लिखिए, इस तरह से बड़ा कोष्टक लगाइए। यहाँ आप लिख दीजिए x y माइनस वाई, फिर x y माइनस वाई, फिर x y माइनस वाई, इस तरह से आप लिख दीजिए। और देखिए ये देखिए 123 एक संख्या है, 123 एक संख्या है 3 अंकों की। तो देखिए 123 से हम 3 अंक की 3 प्रकार से कैसे संख्याएं बनाएंगे। तो देखिए 123, 231 और 312। देखिए 123 पहली संख्या हम छोड़ दिए, फिर 23, 223 यानी देखिए पहली संख्या हमने छोड़ दिया, फिर देखिए 23 बचा, इस 1 को दाहिनी तरफ किए तो हमको क्या मिल गया, 231 मिल गया। फिर तीसरी संख्या से हम शुरू करेंगे, फिर माएँ वाली संख्या ले लेंगे, 312 हो गया। तो 123 से 3 अंकों की देखिए 3 प्रकार की संख्या बनी। यहाँ पर आप लिख देंगे 1 2 3, देखिए 123, फिर 231 2 3 1, फिर 312 3 1 2। इस तरह से आप अगर फार्मूला आप भूल जाते हैं तो आपको इस तरह से यदि आप याद रखते हैं तो आपको फार्मूला नहीं भूलेगा। इसी का दूसरा तरीका, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम दूसरा फार्मूला आपको बताते हैं। दूसरा फार्मूला है, आप लिख लीजिए 1/2 xy माइनस एक्स वाई प्लस xy माइनस एक्स वाई प्लस xy माइनस एक्स वाई, इस तरह से 3 बार आप लिख दीजिए। अब यही देखिए, यही जो आपकी 123 संख्या थी, अब 2 अंकों की संख्या आप बनाइए तो आपको मिलेगा 12, 23, 31। 2 अंकों की संख्या अगर आप बनाएंगे क्रम वाइज, क्रमशः 2 अंकों की संख्या आप बनाएंगे चक्रीय क्रम में, तो आपको मिलेगा 12, 23 और 31। तो यहाँ आप लिखेंगे 1 2 लिख देंगे और इसी को उल्टा यहाँ 2 1 लिखेंगे। 1 2 2 1, 2 3 3 2, 3 1 1 3। देखिए यहाँ 12 को उल्टा 21 लिखेंगे, 23 को उल्टा 32 लिख देंगे और यहाँ पर 31 को उल्टा 13 लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो आप यही संख्या 123 आप याद रखिए और इसके बाद 3 अंकों की संख्या चक्रीय क्रम में आप बना लीजिए। तो पहला फार्मूला आप इस तरह से आप लिखिएगा, xy माइनस वाई प्लस xy माइनस वाई प्लस xy माइनस वाई, फिर 123, 231, 312 इस तरह से लिख दीजिए। और दूसरा तरीका है 1/2 xy माइनस एक्स वाई प्लस xy माइनस एक्स वाई प्लस xy माइनस एक्स वाई, इस तरह से 3 बार आप लिख देंगे। फिर 12, 21, 23, 32, फिर 31, 13 इस तरह से आप लिख देंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आपको मिल जाएगा। इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी के फार्मूले के माध्यम से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसी का अगला पॉइंट चलिए देखिए, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है 3 बिंदुओं की संरेखता। 3 बिंदुओं की संरेखता। 3 बिंदुओं की संरेखता का मतलब हुआ कि 3 बिंदु कब संरेख होंगे। कब संरेख का मतलब एक रेखा में होंगे। 3 बिंदु कब एक रेखा पर स्थित होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो आप कह देंगे कि वह तीनों बिंदु एक रेखा में स्थित हैं, यानी संरेख हैं। यहाँ पर देखिए तीनों बिंदुओं का निर्देशांक आपको दिया रहेगा। आपको यह बताना होगा कि तीनों बिंदु संरेख होंगे कि नहीं। यानी 3 बिंदुओं का निर्देशांक का मतलब x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये आपको दिया रहेगा। और यही जो है x1, y1, x2, y2, x3, y3 का मान इस त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फार्मूले में रख देंगे और हल करेंगे।
अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ जाएगा तो आप कह देंगे कि वह तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होने पर तीन बिंदु क्या होते हैं, संरेख होते हैं। इसी में देखिए एक और भी पॉइंट है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, चतुर्भुज का आप एक विकर्ण खींच लेंगे। एक विकर्ण खींचेंगे अगर चतुर्भुज का तो ये चतुर्भुज क्या होगा, दो त्रिभुजों में बंट जाएगा, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज। किसी चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज अगर दिया गया उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे आप एक विकर्ण खींच लेंगे। जब विकर्ण खींचेंगे तो यह चतुर्भुज क्या होगा, दो त्रिभुजों में बंट जाएगा और फिर इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जब आप जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो यही चीज़ आपका जो है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यही इतना बेस है। यहाँ पर हमने फार्मूलों को सिद्ध नहीं कराया है, फार्मूलों का डेरिवेशन नहीं कराया है, केवल डायरेक्ट आपको हमने फार्मूला बता दिया है। तो यही इतना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपके यहाँ जो क्लास 10th का जो कोर्स है उस कोर्स में केवल इतना ही आपके यहाँ कक्षा 10 की मैथमेटिक्स NCERT बुक में केवल इतना ही दिया गया है। यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस है। थैंक यू।